अच्छा, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 which is the atomic structure. In this chapter we will study about the history of the development of atomic structure and some other modern concepts related to atom. First of all, introduction of an atom. What an atom is. As we all know that atom is the smallest particle of matter, and before before a time scientists believed that atom cannot be further divided. According to Dalton, atom cannot be further divided, but later on it was discovered that atom is constituent of different subatomic particles. Atom जो है वो other different subatomic particles से मिलकर बना है, ये बात identify हो गई थी. So an atom is the smallest constituent unit of ordinary matter. Atoms are extremely small, typically around 10 raised to the power minus 10 meters or 10 raised to the power minus 8 centimeters in size. Every atom is composed of a nucleus, which is the center part of the atom, and one or more electrons bound to the nucleus. और जो nucleus के around electrons जो हैं वो मौजूद होते हैं, और there is an attraction between the positive nucleus and the negative electrons. The nucleus is made up of one or more protons and a number of neutrons. न्यूक्लियस में जो है वो यूजुअली आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम जो आपके पास ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता. बाकी तमाम एलिमेंट्स जो है वो उनके न्यूक्लियस में वो न्यूट्रॉन्स को रखते हैं. Protons and neutrons are called nucleons. Nucleons are basically the nuclear particles. The particles which reside in the nucleus are known as nucleons. So proton and neutron both are nucleon. More than 99.94% of an atom's mass is in the nucleus. तो most of the mass होता है atom का वो concentrated होता है in the center, यानी कि nucleus के अंदर मौजूद होता है. यानी कि जो mass basically किसी भी atom का होगा वो depend कर रहा है उसके proton और neutrons पर. The proton have a positive electrical charge, whereas the electron have a negative electric charge. Electrons जो हैं वो negatively charged होते हैं और protons जो हैं वो positively charged होते हैं. The neutrons have no electrical charge. Neutrons जो हैं उनके ऊपर कोई electric charge नहीं होता, they are neutral. If the number of electrons and protons are equal, then the number of electrical charge then the atom is electrically neutral. बेसिकली अगर आपके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में होते हैं तो वो आपके पास न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है. उसका रीज़न क्या है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो नेट इफेक्ट है एटम का वो न्यूट्रल यानी कि ज़ीरो आता है. इफ़ एन एटम हैज़ मोर फ्यूर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स एंड इट इज़ ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, प्रोटॉन्स कम है. फॉर सपोज किसी एटम के पास 10 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दैट एक्सेस नेगेटिव चार्ज. और अगर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फॉर सपोज 10 है और प्रोटॉन जो है वो 11 है तो उस एटम के ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव अपेयर होगा ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दैट एक्सेस पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो एटम्स हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं या चार्ज स्पीशीज़ हैं वो आयंस कहलाते हैं. और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैटायन कहलाता है और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनायन कहलाता है. एटम को अगर हम देखें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उसमें कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं. सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं. ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन विच आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, एंड अराउंड दैट न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स आर present in which the electrons revolve or reside. अच्छा, एक और जो इलस्ट्रेशन है वो ये है कि आपके पास न्यूक्लियस यहाँ भी सेंटर में और उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स के ऊपर रिवॉल्व कर रहे हैं. यहाँ इसके अंदर ये दिखाया जा रहा है इस छोटी सी एनिमेशन में कि यहाँ आपके पास सेंटर में अगेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं इन द न्यूक्लियस, और जो रेड है ये आपके पास वो पाथ्स हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ आपको शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आएगी उन पोजीशंस पर जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सर्कुलर पाथ्स. तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो रहा है. तो ये भी एक इलस्ट्रेशन है एटम की और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की एटम के अंदर.
ओके, सो अगेन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास अगेन जो आपके पास येलो स्फीयर है वो न्यूक्लियस में आपके पास न्यूट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो रेड है वो प्रोटॉन को इंडिकेट कर रहे हैं. एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं एटम के अंदर. इनके बारे में कब डिस्कवर हुआ? इनिशियली जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिविजिबल, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का. बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट इट इज़ आल्सो कंपोज्ड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच वी नो आर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. सो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई, क्या उसके पीछे जो है वो हिस्ट्री है, वो हमने अब स्टडी करना है. फैराडे एक्सपेरिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को इंडिकेट किया सबसे पहले. उसके बाद क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में पता चला, या उनकी डिस्कवरी हुई. रेडियो एक्टिविटी ने फर्दर कंफर्म किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं वो वाकई मौजूद होते हैं. चैडविक एक्सपेरिमेंट ने थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन को डिस्कवर करा. Okay, so one by one we will discuss all these experiments. First of all, Faraday's experiment, which indicated the existence of electrons in an atom. Okay, in this experiment, Faraday passed electricity through a electrolytic solution. एक electrolytic solution था, उसके अंदर से जो है वो Faraday ने electricity को pass करवाया. He observed the following phenomena. He observed that when two metal plates called electrodes are placed in an electrolytic solution and electricity is passed through this solution, the ions present in the solution moves towards their respective electrodes. उन्होंने सिंपल एक कंटेनर लिया, उसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन उन्होंने ऐड करा. Electrolytic solution are the solutions which can conduct electricity, and then he placed two metal electrodes in that container. दो metal electrodes, दो metal की strips जो हैं वो उन्होंने उस कंटेनर के अंदर प्लेस करी, उनको बैटरी से ज्वाइन कर दिया, और फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जब उन्होंने पास करवाया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे आयंस जो बने हैं वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ. ओके, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का एक एक्सपेरिमेंट है. यहाँ पर एक कंटेनर है इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड, and these electrodes are connected to the external source of current, that is battery. There are two terminals in a battery, positive terminal and negative terminal. The electrode which is connected to the positive terminal of the battery is become positive and is termed as anode, while the electrode which is connected to the negative terminal of the battery becomes negative and is termed as cathode. Okay, when electricity is passed through the solution, the component present in that सोल्यूशन, मतलब बेसिकली जिस कंपाउंड से या जिस इलेक्ट्रोलाइट से उस सोल्यूशन को बनाया गया होगा. इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूजुअली वाटर बेस्ड सोल्यूशन, वाटर के अंदर ही एक्वस सोल्यूशन होते हैं. फॉर सपोज सोडियम क्लोराइड NaCl, फॉर सपोज NaCl, ठीक है. अच्छा, NaCl को अगर हम देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिकली sodium and chlorine. In this, sodium has positive charge while chlorine has negative charge. So, जब ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर ये मौजूद होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही क्या होता है? इलेक्ट्रो इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड लिसिस मीन्स टू ब्रेक. इलेक्ट्रिसिटी इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है. सोडियम पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा. अब क्योंकि Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड, ठीक है. ये जो Cl है ये इसकी तरफ आएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एंड देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगी. अच्छा, जो ये सोडियम पॉजिटिव था, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज जो आपका कैथोड है इसकी तरफ मूव करेगा. तो अगर आप देखें तो इसके अंदर भी क्या बताया हुआ है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो भी थे इस सॉल्यूशन में वो एनोड की तरफ आ गए, और जो पॉजिटिवली चार्ज जितने भी पार्टिकल्स थे वो कैथोड की तरफ आ गए. तो इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो है वो ब्रेक डाउन करवाते हैं कंपाउंड्स का, और वो जो है वो अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनके ऊपर क्या चार्ज मौजूद है. ओके,
ओके, फेराडे ऑल्सो डिटरमाइन द चार्जेस ऑफ डिफरेंट आयंस। उन्होंने डिफरेंट आयंस के ऊपर कितना चार्ज है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन करा। फॉर सपोज सोडियम पॉजिटिव +1, कॉपर +2, एल्यूमिनियम +3, क्लोराइड -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3। ये सारे चार्जेस उन्होंने उस टाइम पर कैलकुलेट करके बताया कि भाई सॉल्यूशन में जाने के बाद जो है वो सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा अपने ऊपर कितना चार्ज एक्वायर करते हैं। ये सारी चीज़ें फेराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई। अच्छा, अब पता क्या चला इससे, the amount of elements liberated from the electrolytic solution when a given amount of electricity is passed। इसके अलावा उन्होंने वो अमाउंट जो कि एलिमेंट्स की किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर बन रही थी वो सारी भी कैलकुलेट करी। फॉर सपोज इन दिस एक्सपेरिमेंट आप ये देखें, यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर जाके लिबरेट हो रहा है ऑन दिस इलेक्ट्रोड। तो ये जो अमाउंट लिबरेट हो रही है उन्होंने इसको भी कैलकुलेट करा। The interesting thing there is that there is some elementary unit of electrical charge associated with these ions which can be calculated। फराडे ने यहाँ से ये कंक्लूड करा कि ये जो आयंस आपके सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मूव हुए टुवर्ड्स देयर इलेक्ट्रोड्स, वो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक यूनिट चार्ज या चार्ज का एक स्पेसिफिक यूनिट पजेस कर रहे हैं जिसको फर्दर कैलकुलेट किया जा सकता है। The ions were observed to carry some integral multiple of this charge। अच्छा, डिफरेंट आयंस जो है वो, अच्छा चार्ज जो है वो एक यूनिट चार्ज है, ठीक है। कुछ आयंस में जो है वो एग्जैक्टली वही अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो बेयर कर रहे हैं, और कुछ आयंस ऐसे हैं जो उससे उसके मल्टीपल ले रहे हैं, यानी कि जो चार्ज का यूनिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, कुछ स्पीशीज़ वो एक्वायर कर रही हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, कुछ स्पीशीज़ वो एक्वायर कर रही हैं। Due to this experiment, presence of चार्ज पार्टिकल इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड। इस एक्सपेरिमेंट से सिंपल जो चीज़ सबसे पहले सामने आई वो ये पता चला कि एटम, जिसको जॉन डाल्टन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इनडिविजिबल कहा जाता है कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, पता ये चला कि उसमें कुछ ना कुछ चार्ज स्पीशी मौजूद है। उसके अंदर फर्दर कोई ऐसी चीज़ है जो कि चार्ज पजेस करती है, जिसके ऊपर कोई चार्ज है, जो कि इस इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट में नज़र आ रहा है या आपको ऑब्जर्व हुआ बेसिकली। दिस बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज वाज लेटर नेम्ड बाय एज इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनी। स्टोनी नामी एक साइंटिस्ट ने इसको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ओके, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब डिस्कवरी ऑफ, वहाँ से तो एक क्लू मिला फराडे एक्सपेरिमेंट से कि भाई एटम इज़ फर्दर डिविजिबल और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज मौजूद है। अब उस प्रॉपर इलेक्ट्रिकल चार्ज के ऊपर जो है वो स्टडी शुरू हो गई कि भाई ये इलेक्ट्रिकल चार्ज कैसा है। तो यहाँ पर वहाँ पर आपके पास गीजलर ट्यूब्स के एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पर जो है वो किए जाते थे। एक जो है वो ग्लास की जो है वो ट्यूब बनी होती थी, उसमें इलेक्ट्रोड्स फिट होते थे, और वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को जो है वो देखा जाता था, मेजर किया जाता था। उस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो उस एरा के अंदर करवाए जाते थे। तो ये क्रूक्स नामी एक साइंटिस्ट ने ये काम किया था, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट को क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ओके, 19th सेंचुरी की बात है। उस दौरान में ये सारा काम हो रहा था कि इट वाज वेल नोन दैट अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज टू अ गैस कंटेन्ड एट लो प्रेशर इन अ सील्ड ट्यूब कॉल्ड अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब कॉज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द गैस व्हिच देन इमिटेड लाइट। अच्छा, गैसेज आर यूजुअली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उनमें से आपके पास जो है वो हाई अमाउंट में अगर गैसेज होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देंगे, बट अगर प्रेशर कम कर दिया जाए, यानी कि गैस की उस अमाउंट को, क्वांटिटी को कम कर दिया जाए, तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास हो सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हाई वोल्टेज और लो प्रेशर के ऊपर गैस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जा सकता है। अच्छा, ये जो सारा एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा था वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर करवाया जा रहा था, और जो चीज़ ऑब्जर्व हुई वो क्या हुई कि जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया जाता है एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, तो उसमें से जो है वो लाइट को जो है वो इमिट करती है। अच्छा, वो लाइट अब इमिट क्यों हो रही थी, उसके पीछे क्या रीज़न था, वो हमने इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी करना है। ओके, अ वेल नोन साइंटिस्ट जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, क्रूक्स ने जो है वो ये एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई वो नहीं कर सके कि बेसिकली ये क्यों हो रहा है। फर्दर उनके काम को जो है वो जे थॉमसन ने जो है वो आगे जाके प्रूव करा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इतना चार्ज है, इसका इतना मास है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब की कि हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर। ग्लास ट्यूब की डिस्चार्ज ट्यूब इज बेसिकली ग्लास की एक ट्यूब है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो अपोजिट साइड्स के ऊपर फिट होते हैं। ओके, इस ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप भी कनेक्टेड होता है।
वैक्यूम पंप क्या काम करता है, बेसिकली एयर को या प्रेशर को अंदर रिड्यूस करेगा, एयर वहाँ से सक करेगा बाहर, तो अंदर का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। एज यू नो दैट कि गैसेस जो हैं वो अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, जो कि गैस प्रेशर कहलाता है। अगर गैस ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर गैस कम कर लेंगे आप कंटेनर में से तो प्रेशर ऑब्वियसली उसका रिड्यूस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि प्रेशर चेंज करने के लिए वैक्यूम पंप इज़ यूज्ड। ओके, द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। आपके पास जो है वो एक एक्सटर्नल सोर्स थी वोल्टेज की, उससे जो है वो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया था। अच्छा, ये यहाँ पर डायग्राम है, ये ग्लास की बनी हुई एक ट्यूब है जिसमें एक वैक्यूम पंप अटैच्ड है, जो कि यहाँ से एयर को बाहर पंप आउट करेगा। दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कैथोड है, एक एनोड है। ठीक है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए ये कैथोड बन गया, यानी कि नेगेटिवली चार्ज हो गया ये इलेक्ट्रोड। और ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बैटरी के, तो ये वाली प्लेट जो है वो एनोड बन गई। अच्छा, यहाँ पे एक एरो आपको यहाँ नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन में, और कैथोड से कुछ जो है वो आपको पार्टिकल्स इमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, तो कैथोड से हम मूवमेंट देख रहे हैं टूवर्ड्स एनोड, इसको हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे कि ये क्या हुआ। Okay, working. In discharge tube experiment at low pressure, at high temperature, at high potential difference, electric current is passed through the gas. अच्छा, डिस्चार्ज ट्यूब में हमने सिंपल क्या देखा, लो प्रेशर के ऊपर हाई वोल्टेज जो है वो पास किया जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर अगेन वही चीज़ है कि आपके पास लो गैस प्रेशर है, पंप यहाँ मौजूद है, एनोड है, कैथोड है, तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस या पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं जो कि विच आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एनोड, इमिटिंग फ्रॉम द नेगेटिव कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव कैथोड। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है उससे कुछ रेडिएशंस इमिट हुई थी और वो किसकी तरफ मूव हो रही थी, और या अट्रैक्ट हो रही थी पॉजिटिव एनोड की तरफ। अच्छा, ऑब्जर्व क्या क्या हुआ यहाँ पे, अंडर डिफरेंट प्रेशर डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस वर नोटेड। अच्छा, जब जो गैस ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेशर था या जो प्रेशर था उसको एकदम से रिड्यूस नहीं कर दिया गया, स्लोली या ग्रेजुअली उसमें से जो है वो प्रेशर को रिलीज़ करा गया। तो अब देखते हैं डिफरेंट प्रेशर के ऊपर डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशन हुई वो क्या क्या थी। अच्छा, एट 1 सेंटीमीटर Hg प्रेशर, यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर, ये बेसिकली दिस इज़ द यूनिट टू मेजर प्रेशर, ये सब आपको मालूम है ऑलरेडी। तो एट 1 सेंटीमीटर Hg प्रेशर क्या हुआ, व्हेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज रिड्यूस टू 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ फ्यू थाउजेंड वोल्ट्स कॉजेज अ स्पार्क टू पास लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। अच्छा, इतने प्रेशर पर जब वोल्टेज पास करवाया गया तो क्या चीज़ ऑब्जर्व हुई कि एक स्पार्क सा जो है वो पास हुआ है, बहुत सडन सा, और वो जस्ट लाइक अ फ्लैश था। ठीक है, अच्छा, फर्दर प्रेशर को रिड्यूस करा जब 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक, तो क्या हुआ, ट्यूब इज मोस्टली फिल्ड विद अ ग्लो एक्सटेंडिंग फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दैट दिस इज नॉन एज पॉजिटिव कॉलम। अच्छा, ये जो है नेक्स्ट जब आपने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस किया तो यहाँ पे आपको ग्लो जो है वो पूरी ट्यूब के अंदर नज़र आया, ऑब्जर्व हुआ। फिर फर्दर रिड्यूस कर दिया गया एट 0.001 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो जो ग्लो था वो डिसअपेयर हो गया था, और जो वॉल्स थी ग्लास ट्यूब की या डिस्चार्ज ट्यूब की वो ग्लो करने लगी थी विद अ ब्रिलियंट ग्रीन लाइट। ओके, रिजल्ट्स क्या थे, these observations indicate that some radiations or rays are emitted from cathode। यहाँ से ये पता चला कि मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज या रेडिएशंस इमिट होती हुई नज़र आई थी, और क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ से इमिट हो रही थी इसलिए उनको कैथोड रेज या नेगेटिव रेज भी कहा जाता है। अच्छा, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर जब ये सारा एक्सपेरिमेंट क्रूक्स ने किया तो फर्दर जे थॉमसन ने जो है वो उन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, ओरिजिन क्या था उनका, ये जो है वो कैथोड से इमर्ज हो रही थी या रिलीज़ हो रही थी, बेसिकली इनका पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अच्छा, प्रेशर जो है ये एक्सर्ट करती हैं मैकेनिकल प्रेशर, यानी कि इनके पाथ में अगर कोई चीज़ आए तो ये उसको मूव करवाती हैं बाय अप्लाइंग मैकेनिकल प्रेशर, कोई लाइट सी कोई चीज़ लाइक कोई लाइट वेटेड फैन वगैरह। शेडो फॉर्मेशन, दे कैन ऑल्सो कास्ट द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, अगर इनके रास्ते में जहाँ से ये ट्रैवल कर रही हैं वहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखती जाए तो ये उसका शेडो कास्ट करती है, विच इंडिकेट दैट दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, ये मटेरियल पार्टिकल्स हैं इसलिए ये शेडो कास्ट कर रहे हैं।
ओके, लाइक दिस कि अगर आपने लाइट पैडल व्हील या कोई फैन लाइट से यहाँ रखा है और कैथोड रेडिएशन यहाँ से गुजर रही हैं और वो एनोड की तरफ अट्रैक्टेड हो रही हैं, तो ये जो है वो रास्ते में आने वाली चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकती है। यहाँ पे ये एरो आपको नज़र आ रहा है कि ये फैन यहाँ रोटेट होगा। अगेन यहाँ पर एक जो है वो फैन जैसा अगेन यहाँ रखा हुआ है। जब कैथोड रेडिएशन यहाँ से गुजरेंगी तो ये इसका शेडो यहाँ पर बनाएंगी। फर्दर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, कैथोड रेज डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड इनको प्रोवाइड की जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लगा दी जाती हैं और उनमें से जब इनको पास करवाया जाता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं, ये मूव करती हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें उसका आइडिया हो रहा है कि जब ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड हो रही हैं तो इट मीन्स कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, क्योंकि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस, सेम चार्जेस में रिपल्जन होती है। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से भी ये डिफ्लेक्टेड हुआ। पेनिट्रेशन पावर इनकी क्या थी कि ये स्मॉल थिकनेस मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम फॉइल, गोल्ड फॉइल वगैरह में से इजीली पेनिट्रेट हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी अगर आप देखें तो ये इस तरह से डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, फर्दर चार्ज इनका जो है दे कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, dependence on material. Cathode rays are independent of the material of electrode or the nature of the gas in the tube. अच्छा, कैथोड रेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना दें, कोई भी गैस आप ट्यूब के अंदर रखें तो उससे कैथोड रेज की एमिशन पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हर केस में एमिशन होगी कैथोड रेज की, चाहे इलेक्ट्रोड किसी भी मेटल का बना दें या गैस कोई भी हो, हमेशा कैथोड रेज उसमें आपको मिलेंगी, वो वहाँ से निकलती हैं और कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती हैं, चाहे आप कोई भी कंडीशन चेंज कर दें। ठीक है। ई बाय एम चार्ज बाय मास रेशियो, जो इनकी चार्ज बाय मास रेशियो थी वो जब कैलकुलेट किया गया तो वो इक्वल आया इलेक्ट्रॉन के चार्ज बाय मास रेशियो की। तो उससे ये कंक्लूड हुआ कि बेसिकली जो कैथोड रेज है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो फिर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि भाई एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसमें कैथोड रेज भी हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं और स्टिल वो जो है वो आपके पास न्यूट्रल है। तो फिर एक गैस ये था साइंटिस्ट का उस टाइम कि हो सकता है कि एटम में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही इक्वल उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद हो, तभी वो जो है वो उसको न्यूट्रल हो जाता है एटम। तो फिर डिस्कवरी शुरू हुई पॉजिटिव पार्टिकल की कि भाई जितना नेगेटिव पार्टिकल है वैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल्स भी इसमें मौजूद है या होना चाहिए। तो फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इस तरह स्टार्ट हुई। अच्छा, गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया व्हेन कैथोड रेज पास फ्रॉम कैथोड टू एनोड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, द सेम टाइम एनोड रेज आल्सो प्रोड्यूस बट इन अ लिटिल अमाउंट। गोल्डस्टीन ने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने भी क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर ही फर्दर आगे काम किया, वही ग्लास ट्यूब्स के ऊपर या डिस्चार्ज ट्यूब पर। उन्होंने ये चीज़ देखी कि जब कैथोड रेज जो है वो इमर्ज होती हैं फ्रॉम कैथोड एंड दे मूव टुवर्ड्स एनोड, एट द सेम टाइम एनोड रेज भी प्रोड्यूस होती हैं, बट वो बहुत लिटिल क्वांटिटी में होती हैं एज कंपेरिजन, तो वो इतनी ऑब्जर्व नहीं हो सकी। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या चीज़ की? ओके, उन्होंने एनोड रेज को डिस्कवर किया या ऑब्जर्व किया बाय यूजिंग अ परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड मीन्स विद होल्स, किसी चीज़ में अगर आप परफोरेशन हो या होल्स हो तो हम उसे कहते हैं कि ये परफोरेटेड है। कंस्ट्रक्शन क्या थी? सिंपल, जस्ट लाइक जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा वैसे ये ग्लास ट्यूब थी, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स थे विच वर फिटेड अपोजिट टू ईच अदर, बट द डिफरेंस वाज ओनली द कैथोड विच वाज परफोरेटेड, उसमें होल्स थे। ओके, अगेन वहाँ पे वैक्यूम पंप था टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, एंड जो इलेक्ट्रोड्स थे दे वर कनेक्टेड टू द हाई वोल्टेज बैटरी। ओके, अगेन हम इसकी अगर डायग्राम देखें तो ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पर ये जो है वो परफोरेटेड है, इसमें अगर आप देखें तो ये होल्स यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि इसमें से जो चीज़ इस कैथोड पर आएगी तो वो उसमें से पास हो सकती है, बैक साइड पर जा सकती है कैथोड के। हुआ भी यही था कि ऑब्जर्व क्या हुआ था कि हमने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करे थे तो यहाँ से रेडिएशन निकल के कैथोड एनोड की तरफ मूव हुई थी, तो उस दौरान में पता नहीं चल रहा था कि भाई कोई और चीज़ भी है इसके अंदर या सिर्फ यहाँ से यहाँ ही जो है वो ट्रैवलिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर कैथोड के अंदर होल कर दिए थे
कि जो चीज़ यहाँ इसकी तरफ आ रही है वो पीछे चले जाए, ताकि यहाँ पीछे उसको ऑब्जर्व कर लिया जाए कि यहाँ कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही है। क्योंकि ऑब्वियसली जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ गई थी, वो इसके बैक साइड पर नहीं जाएंगी, वो हमेशा स्ट्रेट पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ ही मूव करेंगी। लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ से यहाँ आ रही है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रही है, वो यहाँ से पीछे जा सकती है। When a perforated cathode is used, some radiations appear behind the cathode. अच्छा, जब perforated cathode को यूज़ किया गया तो फिर just behind that cathode, perforated cathode, वहाँ पे कुछ radiations को जो है वो observe किया गया. Since radiations were coming from the anode, therefore it was assumed that they must carry a positive charge. क्योंकि वो radiations obviously negatively charged cathode की तरफ attracted हुई थी, it means कि ये गैस है कि वो positively charged होंगी. अच्छा, इनको जो है वो एनोड रेस कह दिया गया या कैनाल रेस कह दिया गया। अगेन अगर आप देखें तो एनोड से निकल कर ये परफोरेटेड कैथोड यहाँ मौजूद है, इसमें से पास होके यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मौजूद है कि फर्दर उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सके। यहाँ से जो चीज़ पास हुई है उस पर क्या चार्ज है पता चल जाएगा, किस तरफ वो डिफ्लेक्टेड है, ठीक है, मतलब किस टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है, ये पता चल जाएगा कि उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या चार्ज है। क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहाँ अट्रैक्ट हुई होगी नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, जिससे पता चल गया होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, रिजल्ट्स क्या थे भाई? These observations indicated that some radiations or rays are emitted from cathode. These rays pass through the perforation of cathode. These rays are known as anode rays. प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी? ओरिजिन क्या था? ये एनोड से इमर्ज हो रही थी या ओरिजिनेट हो रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। प्रेशर क्या था? मैकेनिकल प्रेशर। ये भी एग्जर्ट करती हैं बिकॉज दे आर मटेरियल पार्टिकल। बेसिकली जो एनोड रेज थी वो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स यानी कि कैटायंस थे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के रिमूव हो जाने की वजह से जो भी गैस ट्यूब के अंदर मौजूद थी उसके अंदर गैसेस के एटम्स थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। जब उन गैसेस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो उन गैसेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए यानी कि प्रोटॉन उनमें ज़्यादा जो है वो क्या हो गया, उनके अंदर डोमिनेट करने लगे, तो वो फिर कैथोड की तरफ मूव हुए। शैडो फॉर्मेशन अगेन, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल थे तो उनके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो दे विल कास्ट द शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट क्या था कि ये ऑब्वियसली क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे या डिफ्लेक्ट होंगे। मैग्नेटिक फील्ड से भी ये अट्रैक्टेड हुए होंगे बिकॉज दे आर चार्ज पार्टिकल्स। जिन भी पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ उन पर इफेक्ट पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, पेनिट्रेशन पावर क्या थी इनकी? ये स्मॉल थिकनेस मटेरियल से ये भी पास आउट हो जाते हैं, यानी कि उनमें से गुजर जाते हैं, वो उनको उनसे स्टॉप नहीं होते। लाइक कोई पेपर आप उनके रास्ते में रख दें तो पेपर से क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है तो पेपर में से वो इजीली पास हो जाते हैं। बट बहुत ही कोई जैसे ह्यूमन बोन है उसमें से पास नहीं हो सकेंगे, क्योंकि स्टिल जो ह्यूमन बोन है उसके अंदर से गुजरने के लिए इतना छोटा साइज उनका नहीं है बहरहाल। ओके, चार्ज इनके ऊपर क्या है? दीज रेज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, देयर पॉजिटिव चार्ज इज आइदर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल चार्ज और मल्टीपल ऑफ इट। ठीक है, अगेन पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और एक स्पेसिफिक चार्ज जस्ट लाइक कैथोड रेज उनके ऊपर भी था, और वो डिपेंड कर रहा था कि अगर आप उसमें गैस को चेंज कर रहे हैं तो जो चार्ज है उसके ऊपर वो जो है वो डिफर होगा डिपेंडिंग अपॉन दैट। ओके, सो कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किस तरह हुई? इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड आउट फ्रॉम एन एटम बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। जब आप किसी भी एटम को हाई हीट प्रोवाइड करें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है वो हम इंशाल्लाह आगे जब हम बोहर थियरी को डिस्कस करेंगे तो आपको समझाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बिहेवियर इलेक्ट्रॉन में चेंज इट्स शेल और में मूव टू अनदर एटम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर उसको आप एक्साइट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर और हीट, तो वो या तो अपना शेल चेंज कर लेता है, यानी कि एक शेल से दूसरे शेल में मूव कर जाता है, या फिर वो क्या करता है कि वो दूसरे किसी एटम के अंदर जो है भी चला जा सकता है। मतलब वो अब जिस एटम में था उससे जब वो बाहर आ जाएगा तो ऑब्वियसली अब उसको कोई दूसरा एटम जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है।
तो इंशाल्लाह इसके बाद का जो टॉपिक्स है वो आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। यस, ओके। सो कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किस तरह हुई? इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड आउट फ्रॉम एन एटम बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। जब आप किसी भी एटम को हाई हीट प्रोवाइड करें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है वो हम इंशाल्लाह आगे जब हम बोहर थ्योरी का डिस्कस करेंगे तो आपको समझाएंगे। As a result of this behavior, electron may change its shell or may move to another atom। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर उसको आप एक्साइट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग टेम्परेचर और हीट, तो वो या तो अपना शेल चेंज कर लेता है, यानी कि एक शेल से दूसरे शेल में मूव कर जाता है, या फिर वो क्या करता है कि वो दूसरे किसी एटम के अंदर जो है भी चला जा सकता है। मतलब वो अब जिस एटम में था उससे जब वो बाहर आ जाएगा तो ऑब्वियसली अब उसको कोई दूसरा एटम जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इंशाल्लाह इसके बाद का जो टॉपिक्स है वो आपके साथ नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।